My dear students, this is a long awaited voice for the poem The Second Coming by William Butler Yeats. The present poem, The Second Coming, originally published in 1919. Actually, Yeats wrote this poem during the World War First. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह कविता लिखी गई. We are running. In this poem, the poet says that we are running in the race of progress, development, advancement, but all is fake. आप ध्यान दीजिए, हम सभी विकास के दौर से गुजर रहे हैं, हम सभी बहुत एडवांस लाइफ में जी रहे हैं, बहुत ही साइंटिफिक टेक्निकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं. बट विलियम बटलर यीट्स, W.B. Yeats is trying to say through this poem that all advancement, all technical advancement is fake. There is only artificiality. चीज़ें बड़े होते चीज़ें मतलब as we are growing fast and fast. So चीज़ें बड़े होते एक गोले की तरह आउट ऑफ कंट्रोल, यानी चीज़ नीचे बॉटम से शुरू होकर आकाश की ऊंचाइयों तक जाते जाते एक गोले की तरह आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं. गोले को ज़ायर के माध्यम से, ज़ायर जो आगे हम देखेंगे, मैंने अपनी वॉइस जो भेजी है उसको टेक्स्ट के माध्यम से भी आपके ग्रुप में शेयर करने वाली हूँ, और उसमें मैंने ज़ायर की पिक भी सेट की है. आप समझेंगे कि ज़ायर होता क्या है. जैसे बाज या चील, जैसे बाज नीचे से गोल गोल घूमकर ऊपर आकाश की ज़ेनिथ तक पहुंच जाता है, 7 ज़ेनिथ तक पहुंच जाता है, यानी कि एक बिंदु जैसा दिखाई देता है, इतनी ऊंचाइयों को छू जाता है. एंड फ्रॉम देयर जो बाजीगर होता है अपने बाज को कंट्रोल नहीं कर पाता. तो चीज़ों को यहाँ पर साइंटिफिक एडवांसमेंट को भी बाज की तरह बताया गया है बाय W.B. Yeats कि बाज की तरह जो एडवांसमेंट है, जो लाइफ है, जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, इज़ आउट ऑफ कंट्रोल. इतना एडवांस, इतना टेक्निकली एडवांस हो गया है कि हमारे कंट्रोल से बाहर चीज़ें निकलती जा रही हैं. तो हम जितना विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं उतना ही शांति के साथ हमारा नाता छूटता जा रहा है. पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करते थे, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कंट्रोल कर रही है. पिछले 2000 सालों में, 2000 साल कब से, माने जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेकर 1990 में ये कविता लिखी गई, तो तब तक की बात, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, सिंस द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब इन्होंने ये कविता लिखी प्रथम विश्व युद्ध के बाद या दौरान, तो कहता है कि 2000 सालों में जितनी प्रोग्रेस हमें करनी थी, इन 2000 सालों में जितनी प्रोग्रेस हमें करनी थी उतनी हमने कर ली है. लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हमें दिखा दिया, हमें सिखा दिया कि हम अंदर से तो जानवर हैं ही. चाहे कितनी भी प्रोग्रेस हम क्यों ना कर लें, कितने भी एडवांस और डेवलप कंट्री हम क्यों ना हो जाएं, खून के प्यासे हैं, खून की लहरें यहाँ वहाँ फैल गई हैं. जैसा कि हम कविता में देखेंगे, इस तरह की लाइन्स हम पढ़ेंगे, तो खून की लहरें यहाँ वहाँ फैल गई हैं. इनोसेंट, सच में इनोसेंस मतलब इंसानियत, मासूमियत सच में डूब चुकी है उन खून की लहरों में. डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे. हिंदू मिथक, हिंदू माइथोलॉजी में देयर इज़ अ कंसेप्ट. हमने महाभारत का जो वो सीरियल था उसमें देखा होगा, और हमने गीता में भी पढ़ा होगा, यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब मैं आता रहूँगा. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारती तदा तदा ही सजाम्य हम. कुछ इस तरह की पंक्तियाँ आपने ज़रूर पढ़ी होंगी. तो हिंदू माइथोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब मैं आता रहूँगा. ऐसा कौन कहता है? ऐसी एक कोई सुपर ह्यूमन पावर है, कोई सुपर पावर है ना, एक सुपर सोल है जो इस तरह से, यानी कि गॉड है या भगवान है या अल्लाह है, कि जब इंसान इतना डेवलप हो जाएगा कि उसके हाथ से कंट्रोल जाता रहेगा तो भगवान अपने हाथ में सारा तंत्र ले लेगा.
इसी तरह क्रिश्चियनिटी, W.B. येट्स ने यहाँ पर क्रिश्चियन रिलीजन की बात की है। बाइबल के रेफरेंस में वो एक कविता लिख रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में भी इसी प्रकार का एक कंसेप्ट है कि जीसस मनुष्य के पापों को एक बार धरती पर आकर अपने ऊपर ले चुके हैं जब वो सूली पर चढ़ाए गए थे, लेकिन अब उस बात को लगभग 2000 वर्ष बीत चुके हैं और अब ऐसा माना जा रहा है, एज पर दिस पोएम, एज W.B. येट्स सेज, कि ऐसा लगता है कि पाप का घड़ा भर चुका है और जीसस फिर एक बार जन्म लेंगे। लेकिन इस बार जीसस पहले वाले जीसस की तरह जन्म नहीं लेंगे, वो किसी एक एनिमल के रूप में या किसी बैड पावर के रूप में जन्म लेंगे। तो कहता है कि अवर पोएट W.B. येट्स सेज दैट जीसस विल टेक वन मोर बर्थ एंड दिस इज अबाउट द सेकेंड कमिंग, द प्रेजेंट पोएम। The poem is all about the second coming or the second birth of Jesus Christ. Second coming इसके टाइटल से ही पता चल रहा है, जीसस क्राइस्ट के एक नए द्वितीय जन्म के बारे में ये बात करती है कविता। But now how the birth and why the birth will take place, ये जन्म होगा कैसे, कहाँ होगा, क्यों होगा, ये कविता बताती है। And why the birth will take place, जन्म होगा क्यों। Let's read the text of the poem. नाउ द टेक्स्ट स्टार्ट्स, आप को मैंने टेक्स्ट अलग से भी भेजा है। टर्निंग एंड टर्निंग, दीज आर द टेक्सचुअल लाइन्स। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, जायर। Just pay attention to each and every line, each and every word of the present poem. Students, turning and turning in the widening जायर। मैंने एक पिक्चर भी इसमें लगा दी है। जायर एक वो कंसेप्ट है कि गोल 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 गोल, जस्ट इमेजिन आप उसको देखिए। फाल्कन, जो फाल्कन एक पक्षी है, यानी बाज, फाल्कन बोलते हैं बाज को। जो फाल्कन पक्षी है वो गोल गोल नीचे से घूमना शुरू करता है और उस समय जब वो नीचे से शुरू करता है, एट दैट टाइम ही इज़ कंट्रोल्ड बाय हिज फाल्कनर। फाल्कनर मीन्स अपने बाजीगर के द्वारा वो कंट्रोल किया जाता है। बट एज पर एज ही स्टार्ट अप्रोचिंग टू द सेवन जेनिथ ऑफ द स्काई, जैसे जैसे वो आकाश की ऊंचाइयों में पहुंचता है, वैसे वैसे जो फाल्कनर है या बाजीगर है उस पर से अपना कंट्रोल खोता चला जाता है। तो टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द ग्रोथ, द एडवांसमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का जो उत्थान है, विकास है, वो जायर की तरह से है। जैसे जायर गोल गोल घूमता है, उसी तरह से विकास गोल गोल घूमकर आखिरी छोर पर पहुंच गया है। दिस इज़ द एंडिंग पॉइंट ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, एडवांसमेंट का एक तरह से एंडिंग पॉइंट है। और वी कैन से दैट द पॉइंट वेयर फ्रॉम वी कांट कंट्रोल एनीथिंग। जहाँ यहाँ पर जायर का मतलब है किसी चीज़ का गोल गोल घूमना जो ऊपर की ओर जाती है और धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। यहाँ उन्नति के उस आयाम की बात कर रहे हैं येट्स कि जो एक हद में जाकर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। नाउ अगेन द टेक्सचुअल लाइन, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। ये वो ऊंचाई है, यानी जब वो फाल्कन यानी बाज उस टॉप मोस्ट जेनिथ पर पहुंच जाता है, आकाश की सबसे ऊंचे वाले स्थान पर, तो वहाँ जाकर उसे आवाज़ सुनाई नहीं देती। किसकी? फाल्कनर की। मतलब द फाल्कन कांट बी कंट्रोल्ड, मीन्स सिचुएशन बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल। हियर फाल्कन मीन्स बाज एंड फाल्कनर मीन्स बाजीगर। फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। with the due course of time थिंग्स हैव बीन चेंज, बट आपने बाजीगर की यानी अपने मालिक की नहीं सुन रहा है। वो माने चीज़ें समय के साथ साथ बदल गई हैं और जो बाज है वो अपने मालिक की आवाज़ को नहीं सुन पा रहा है। अगेन टेक्सचुअल लाइन, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर। थिंग्स फॉल अपार्ट माने चीज़ें बिखर गई हैं, एवरीथिंग हैज़ गॉन इनटू द केओस। द सेंटर, सेंटर क्या है? सेंटर मतलब सेंटर पॉइंट, वेयर फ्रॉम वी कैन कंट्रोल द सिचुएशन। वो एक्सेस पॉइंट, वो धुरी जहाँ से चारों दिशाओं को कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक तरह से अगर देखें, W.B. येट्स कहते हैं या क्रिश्चियनिटी में सेंटर मीन्स मोरालिटी, सेंटर मीन्स फोरबियरेंस। मतलब हमारे अंदर जो धर्म के प्रति एक भय होता है, या हम ये भय होता है कि अगर हम कुछ बुरा करेंगे तो
आने वाले जन्म में ऐसा होगा, या हम कुछ करेंगे तो उसको हम भुगतेंगे, यहीं पर भुगतेंगे. सो मोरालिटी हियर हैज़ बीन डिफाइंड एज सेंटर. सेंटर की तरह मोरालिटी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है. बिकॉज मैन इज़ बॉर्न एबल, मनुष्य को बहुत ही सक्षम, जन्म से सक्षम है मनुष्य, और उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ एथिक्स और कुछ मॉरल विजन्स या मॉरल वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है ताकि मानव जाति को कंट्रोल में किया जा सके. इसीलिए मोरालिटी का कंसेप्ट हर धर्म में दिया गया है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदू हो. सो थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड. सेंटर कैन नॉट होल्ड मतलब जो हमारा या ये कह लीजिए कि हमने ही मशीन को बनाया और मशीन इतनी एडवांस हो गई, यानी कि हमने रोबोट बनाया और आने वाले समय में उस रोबोट ने ही मनुष्य को ख़त्म कर दिया. तो वो वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है. कैन नॉट होल्ड मेयर एनार्की इज़ लूजनड अपॉन द वर्ल्ड. मेयर एनार्की, एनार्की मीन्स अराजकता, टोटल केओस इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओनली ब्लडशेड इज़ एवरीवेयर. हर तरफ द ब्लड डिम टाइड इज़ लूजन. हर तरफ खून खराबा है. एंड एवरीवेयर मतलब टोटल केओस इज़ देयर. केवल अराजकता, केवल मारकाट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यहाँ पर सीन दिखाई दे रहा है. द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज डाउन. और इस खून खराबे में जो सेरेमनी है किसकी, इनोसेंस की, मानवता की, और मतलब जो एक इनोसेंट स्टेटस है मनुष्य का, इज डाउन, वो डूब गया है. द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन. और जो बेस्ट है, नोबिलिटी है, गुडनेस है, अच्छे लोग हैं, उनकी क्या ख़त्म होगी, लैक ऑल कन्विक्शन, उनके अंदर से आस्था खत्म हो गई है. मतलब देयर इज़ नो होप एमंग गुड पीपल. अच्छे लोगों के मन में कोई आशा बाकी नहीं रही, अच्छे लोगों में आस्था खत्म हो चुकी है. वाइल द वर्स्ट आर, ये टेक्सचुअल लाइन है, वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी. जो बुरे लोग हैं, जो सिनर्स हैं, दे आर as a contrast, if we compare and contrast the good and the bad ones, the good people have lost all their conviction, all their hopes in nobility and goodness. में जो उनकी आशाएं थी, जो आस्था थी, वो ख़त्म हो गई. एंड एज अ कंट्रास्ट के रूप में बैड पीपल कमिट क्राइम्स विद लॉट ऑफ पैशन. पैशनेट की बात कर रहा है ना यहाँ पर. उसने कहा कि वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी. जो बुरे हैं वो फुल ऑफ पैशन है और पूरे इंटेंसिटी से वो बुरा काम कर रहे हैं. मतलब बैड पीपल कमिट क्राइम्स विद लॉट ऑफ पैशन एंड एनर्जी विदाउट एनी फियर. फॉर एग्जाम्पल, अगर पब्लिक प्लेस पर सपोज सम क्राइम इज़ बीइंग कमिटेड, गुड पीपल विल बी ओनली द विटनेस. चुपचाप मौन होकर किसी भी गलत काम को होते हुए, किसी को मारा जा रहा है, किसी लड़की के साथ गलत किया जा रहा है, किसी के ऊपर तेजाब फेंका जा रहा है, किसी की वर्जिनिटी पर कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, तो हम चुपचाप वहाँ प्रत्यक्ष गवाह बने देखते रहेंगे, कहेंगे कुछ नहीं, इंटरफेयर कुछ नहीं करेंगे. लेकिन जो बैड वंस हैं, दे विल गो ऑन कमिटिंग सिंस एंड क्राइम. जो बुरे हैं वो करते नहीं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है. हम अच्छे हैं लेकिन चुप रहकर किसी बुरे काम को अगर हम होने दे रहे हैं तो हम भी उतने ही गुनाहगार हैं. अगेन टेक्सचुअल लाइन, श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड. स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा, जितना जो रेड कलर की इंक से टाइप किया गया है वो एक्सप्लेनेशन है, और जो ब्लैक है वो टेक्सचुअल लाइन्स है. श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड. सम रिविलेशन इज एट हैंड मतलब एट हैंड मतलब नियर बाई, नज़दीक है. सम रिविलेशन मतलब समथिंग मिस्टीरियस, समथिंग डेंजरस इज गोइंग टू हैपन इन द नियर बाई टाइम. नज़दीक है, कुछ मिस्टीरियस रहस्यमयी होने वाला है. और वो रहस्यमयी क्या है? द सेकेंड कमिंग, द सेकेंड बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एट बेथलेहम. बेथलेहम इज द बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट. Again textual line, surely the second coming is at hand. Maybe Jesus is going to take second birth. The second coming, दो बार वो second coming कह रहे हैं. WB it second coming, hardly are those words out. और बहुत मुश्किल से, बामुश्किल इस प्रकार के शब्द कभी कोई कहता है अपनी कविता में कि इस प्रकार का कोई अनाउंसमेंट या प्रेडिक्शन कर पाए. तो WB इट्स यहाँ पर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, पूर्व घोषणा कर रहे हैं कि सेकेंड कमिंग होने वाली है, बर्थ होने वाला है. When a vast image out of spiritus mundi,
Students, just pay attention to this particular phrase, spiritus mundi. बेटा spiritus mundi पर ध्यान दीजिए. Spiritus mundi भी इसे आप कह सकते हैं. What is this spiritus mundi? ये spiritus mundi एक्चुअली इजिप्शियन मूर्तियाँ हैं, इजिप्ट में बनाई गई मूर्तियाँ हैं. इसकी पिक्चर भी मैंने इसमें लगाई है. ये आधा जानवर है, यानी कि इसमें जो मुख है वो इंसान का है और जो शरीर है वो लॉयन का है. तो ये जो स्पिरिटस मुंडी है ये लॉयन और इंसान की मूर्ति है जो इजिप्ट में ये मूर्तियाँ हुआ करती थीं. इन मूर्तियों का सर तो इंसान का है किंतु शेर का इनका धड़ है. यह स्प्राइटस मुंडी की इमेज भी कुछ इसी तरह की इमेज है जो इस कविता में, यानी W.B. यीट्स ने स्प्राइटस मुंडी की इमेज इस कविता में उसका रेफरेंस दिया है. Troubles my sight somewhere in sands of the desert. कहता है troubles my sight, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. यानी कि यीट्स अपने सपने की बात करता है. That in his nightmare, जागते हुए उसने सपना देखा. उसने रात के स्वप्न में क्या देखा? Troubles my sight, मेरी नज़र में कुछ ट्रबलसम लगा. Somewhere in sands of the desert, रेगिस्तान का इलाका है और रेगिस्तान की रेत में somewhere a shape with lion body, रेगिस्तान में एक शेप सी मुझे उभरती नजर आई. Yeats catch the vision in his dream, in his nightmare, catch the vision of spiritus mundi. ये आधा इंसान और आधा लॉयन का जो ये मूर्ति जैसी ये उसको दिखाई दी रेत में. तो इस मूर्ति को देखकर जो उस डेजर्ट एरिया के परिंदे थे वो भी क्रोधित हो गए. वो कहता है अ शेप विद लॉयन बॉडी एंड द हेड ऑफ ए मैन, लॉयन की बॉडी और हेड इंसान का. अ गेज ब्लैंक मतलब, और इसका चेहरे के भाव कैसे थे स्पिरिटस मुंडी के, ये जो आधा मुख इंसान का और लॉयन का धड़, तो उसका चेहरे पर भाव क्या थे? अ गेज ब्लैंक, उसकी जो गेज थी वो ब्लैंक थी, यानी कि उसके चेहरे पर जो भाव थे, द इमोशंस अपॉन दिस स्पिरिटस मुंडी वर ब्लैंक, मतलब इट वॉज इमोशनलेस. इट वॉज इमोशनलेस. और वो कहता है गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन. और ये कैसा था? पिटीलेस, दयाहीन, मतलब हैविंग नो पिटी, जस्ट लाइक द सन इन द डेजर्ट एरिया. जैसे डेजर्ट रेगिस्तान के इलाके में सूर्य को दया नहीं होती अपना आतप फैलाने से, यानी सूरज बहुत आतप पर होता है, यानी कि असहनीय होता है, इट कांट बी बियर. तो कहता है इसी तरह से ये जो लॉयन था, ये स्प्राइटस मंडी था, ये भी इसी तरह से पिटलेस दिख रहा था और इस मूविंग एट स्लो थाइज, और अपनी थाइज से धीरे धीरे आगे को बढ़ रहा था. और इसकी भी एक पिक्चर लगा दी है. इसकी आंखों में अंगारे हैं और बहुत ही खतरनाक तरीके से ये बेथलेहम की तरफ बढ़ रहा है. वाइल ऑल अबाउट इट रील शेडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स. और वाइल ऑल अबाउट इट, और जब यहाँ के जो पक्षी थे वो इसको देख रहे थे तो ये रील शेडोज़, जो घूमती हुई आकाश में परछाइयाँ थी पक्षियों की, शेडोज़ ऑफ द इंडिग्नेंट मतलब क्रोधित, अनकम्फर्टेबल, जो डेजर्ट एरिया के बर्ड्स थे आकाश में घूम रहे थे तो उसकी परछाई नीचे रेगिस्तान में पड़ रही थी. तो डेजर्ट की जो बर्ड्स थी स्प्राइट मंडी को देखकर बेचैन हो जाती हैं और ऊपर आसमान में उड़ने लग जाते हैं. उनकी परछाइयाँ डेजर्ट पर पड़ती हैं. तो इंडिग्नेंट का मतलब है क्रोधित पक्षी, बेचैन पक्षी, जिसके कारण वहाँ पर क्या छा जाता है डेजर्ट एरिया में, उस एरिया में अंधकार. द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, और एक बार फिर से वहाँ अंधकार आ गया. बट नाउ आई नो, लेकिन मुझे लगता है दैट 20 centuries ऑफ स्टोनी स्लीप वर वेक्स टू नाइटमेयर बाय अ रॉकिंग क्रेडल. नाउ आई कम टू नो. W.B. यीट्स कहता है कि 20 centuries यानी 2000 सालों के बाद की लंबी स्टोनी स्लीप के बाद, मतलब पथरीली नींद के बाद, वेक्स टू नाइटमेयर, उस नाइटमेयर से जग गया है ये स्प्राइटस मुंडी. किससे? बाय रॉकिंग क्रेडल,
ये रॉकिंग क्रेडल जो ये पालने की आवाज़ है जिसमें जीसस क्राइस्ट आने वाले हैं, इस जानवर को 2000 वर्षों की पथरीली नींद से पालने की आवाज़ ने जगा दिया है। वह पालना जिसमें यीशु आने वाले हैं और यीशु का जन्म बैतलहम में होने वाला है। तो यह जानवर धीरे धीरे बैतलहम की तरफ जा रहा है। एंड टेक्सचुअल लाइन, एंड व्हाट रफ बीस्ट इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट slouches towards Bethlehem to be born. What rough beast? ये जो rough beast है, स्प्राइटस मंडी, ये rough beast, it's our come round at last, अंत में इसका समय अंत आ गया है और ये slouches, ये मूव करने लगा है towards Bethlehem. The name of the place is Bethlehem where Jesus Christ is to be born. तो पोएम में लॉयन की बॉडी और इंसान के सर की इमेज जो कवि ने प्रस्तुत की है, यह बताती है कि हमने उन्नति तो खूब कर ली है, लेकिन हमारे अंदर का जानवर अब जाग गया है और अब एक फिर से एज ऑफ डार्कनेस शुरू होने वाली है. सो दैट इज़ ऑल फॉर द सेकेंड कमिंग बाय W.B. Yeats.